हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन स्क्रीन एरर्स के बारे में। एंड या इस वीडियो का आइडिया मुझे मेरे वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टर अमन कुमार ने दिया था। सो या बिग शाउट आउट टू अमन कुमार। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने के बारे में काफ़ी टाइम से वैसे सोच भी रहा था, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ बेसिकली यहाँ पे वो ऑन स्क्रीन बैटल्स के ऊपर नहीं बल्कि लॉजिकल बैटल्स पे होती है। एंड इसलिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में ऑन स्क्रीन बैटल्स एंड लॉजिकल बैटल्स के बीच का डिफरेंस काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ। सो हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ एक मैच्योर बंदे की तरह देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ फ़ैन फेवरेट पोकेमॉन्स भी हैं जो कि ऑन स्क्रीन एरर्स के कारण काफ़ी ओवररेट हो गए थे। सो हाँ, वीडियो से ऑफेंड मत होना, प्लीज़ एक मैच्योर बंदे की तरह सोच कर देखना। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें कुछ ऑन स्क्रीन एरर्स ऐसे हैं जिनको कभी तुमने नोटिस भी नहीं किया होगा। सो हाँ, अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन की अमेजिंग वीडियोज़ नहीं के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ऑन स्क्रीन काफ़ी सारे एरर्स हैं, इसलिए यहाँ पे सबको लेना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ 5 एरर्स को ही लिया है। एंड उन सारे एरर्स में अगर हम सबसे पहले एरर की बात करें तो वो हुआ था डायमंड एंड पर्ल के एपिसोड 189 में, द सेमीफाइनल फ्रंटियर। इस एपिसोड में एक तरह से सेप्टाइल एंड डार्कराई की बैटल हुई थी। एंड अगर तुम यहाँ पे ठीक से इस बैटल को देखो तो इस बैटल में यहाँ पे सेप्टाइल ने डार्कराई को हरा दिया था। अब ऑन स्क्रीन देखा जाए तो हाँ, यहाँ पे ये बैटल काफ़ी अच्छी थी एंड ऑन स्क्रीन सेप्टाइल डार्कराई से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ था। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो असल में यहाँ पे सेप्टाइल बस प्लॉट आर्मर के कारण डार्कराई से जीत पाया था। लॉजिकली देखा जाए तो ऐश का सेप्टाइल कभी इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो टोबायस के डार्कराई को हरा दे, और अगर हरा भी सकता तब भी उसे एक लीफ ब्लेड में नॉकआउट करना नामुमकिन था। क्योंकि अगर तुम लॉजिकली देखो तो यहाँ पे टोबायस का डार्कराई पूरे सिनो लीग में आज तक एक भी मैच नहीं हारा है। सारे जिम लीडर्स को उसने अकेले हरा दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट, टोबायस का डार्कराई पूरे सिनो लीग में सभी ट्रेनर्स के पूरे 6 के 6 पोकेमॉन को अकेले संभाल लेता था। और अगर इतना काफ़ी नहीं है तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि नोलैंड में और टोबायस में ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो इसका आंसर काफ़ी ऑब्वियस है कि यहाँ पे टोबायस ज़्यादा ताकतवर है। टोबायस का डार्कराई डेफिनेटली यहाँ पे नोलैंड के आर्टिकोनो से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पे नोलैंड के आर्टिकोनो को हराने में चार्जार्ड की हालत ख़राब हो गई थी, जबकि यहाँ पे टोबायस के डार्कराई को लिटरली यहाँ पे सेप्टाइल ने काफ़ी आसानी से हरा दिया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सेप्टाइल इवन ऐश के चार्जार्ड से भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि जहाँ चार्जार्ड की हालत ख़राब हुई थी आर्टिकोनो को हराने में एंड उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी लिया था, वहीं सेप्टाइल ने यहाँ पे आर्टिकोनो से भी ज़्यादा ताकतवर ओपोनेंट डार्कराई को हरा दिया था, वो भी बिना ओवरग्रो एबिलिटी के एंड काफ़ी कम डैमेज लेके। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सेप्टाइल इवन ऐश के चार्जार्ड से भी ज़्यादा ताकतवर है, जो कि ऑब्वियसली लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे सेप्टाइल बस डार्कराई के खिलाफ इसलिए जीता था क्योंकि उसके पास प्लॉट आर्मर था, वरना लॉजिकली देखा जाए तो आई डोंट थिंक यहाँ पे सेप्टाइल कभी भी डार्कराई को हरा सकता है। अब अगर हम अगले एरर के बारे में बात करें तो वो हुआ था XY सीरीज़ के मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 4 वाले एपिसोड में, जहाँ पर अलान का चार्जार्ड 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से लड़ा था। अब उस एपिसोड में तुम एक बात देखो तो यहाँ पे अलान के चार्जार्ड ने 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को लगातार हराया था, जिनमें मालवा का मेगा हाउंडूम भी शामिल था, जो कि एक एलीट 4 का एस पोकेमॉन है। एंड जब यहाँ पे मेगा हाउंडूम मेगा चार्जार्ड एक्स से लड़ा था तो उस समय यहाँ पे चार्जार्ड लिटरली अपनी बस 30% HP पे ही हो सकता है, क्योंकि वो पहले यहाँ पे 9 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से लड़ चुका था। एंड इसी कारण से यहाँ पे काफ़ी लोग मालवा को काफ़ी कमज़ोर समझ बैठते हैं, क्योंकि मालवा यहाँ पे अपने एस पोकेमॉन के साथ भी मेगा चार्जार्ड एक्स की 30% HP तक नहीं गिरा सकी थी। 9 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन की हेल्प लेने के बावजूद भी यहाँ पे मेगा हाउंडूम मेगा चार्जार्ड एक्स को हरा नहीं सका था। अगर सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पे मेजर बैटल बस मेगा चार्जार्ड एक्स एंड मेगा हाउंडूम की थी, बाकी बैटल्स एक तरह से सारी माइनर बैटल्स थी। लेकिन लॉजिकली अगर हम यहाँ पे प्लॉट आर्मर के साथ देखें तो वो सारी की सारी 10 बैटल्स मेजर बैटल्स थी, जिनमें अलान के मेगा एवोल्यूशन क्वेस्ट को दिखाया गया था। लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो लॉजिकली बस एक ही बैटल मेजर बैटल थी, जो उसने मालवा के मेगा हाउंडूम के खिलाफ लड़ी थी। क्योंकि अगर तुम बाकी के बैटल्स को देखो तो बाकी बैटल्स में बस यही दिखाया जा रहा था कि चार्जार्ड लगातार जीत रहा है, लगातार यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहा है। ये बैटल में दिखाया नहीं जा रहा था कि किसको अपर हैंड मिल रहा है, कैसी स्ट्रैटेजीज अलान अपना रहा है, किस तरह से वो बैटल कर रहा है, चार्जार्ड ने कितने अटैक सहे हैं खुद पे, ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है। बस यही दिखाया जा रहा है कि चार्जार्ड आ रहा है, एक अटैक मार रहा है एंड अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहा है। बस एक मेगा वीनोसॉर वाली बैटल ही थोड़ी देर तक दिखाई गई थी, और वो भी इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट बैटल थी, वरना आई डोंट थिंक उसे भी उतना लंबा खींचा जाता। यहाँ तक कि 10 में से 2 पोकेमॉन को तो यहाँ पे अलान के चार्जार्ड ने ऑफ स्क्रीन हराया था, ऑन स्क्रीन यहाँ पे उसने बस 8 पोकेमॉन को ही हराया है। मेजर बैटल बस यहाँ पे मालवा के मेगा हाउंडूम के खिलाफ थी। इसीलिए लॉजिकली देखा जाए तो अगर यहाँ पे वो 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से नहीं लड़ता एंड बस 1-on-1 फाइट होती मालवा के मेगा हाउंडूम से, जहाँ पर वो अपनी 30% पे नहीं बल्कि 100% HP पे रहता, तब भी ये बैटल बिल्कुल वैसी होती जैसी कि हमें एपिसोड में दिखाई गई थी। उसमें भी चार्जार्ड यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से डोमिनेट होता एंड यहाँ पे वो 10% HP पे अपनी मैच जीत सकता था। हाँ, मेगा हाउंडूम उस मैच को जीतता नहीं, बट डेफिनेटली यहाँ पे वो इवन 100% HP पे भी अगर चार्जार्ड से लड़ता तो उसकी 90% HP गिरा सकता था। इन शॉर्ट लॉजिकली यहाँ पे मालवा के मेगा हाउंडूम को 9 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन की मदद की जरूरत नहीं है अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स को उसकी 10% HP पे लाने के लिए। ऑन स्क्रीन देखा जाए तो हाँ, ये बेशक एक एरर था, क्योंकि अलान का चार्जार्ड कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन 30% HP पे मेगा हाउंडूम को नहीं हरा सकता था, और तो और उस समय वो उतना ट्रेंड भी नहीं था। सो हाँ, मालवा का मेगा हाउंडूम कमजोर नहीं है,
बस प्लॉट आर्मर के कारण ही वो यहाँ पे उससे हारा था, वरना 30% एचपी डेफिनेटली वो अलान के चार्जार्ड को हरा सकता था। लेकिन अगर चार्जार्ड यहाँ पे अपनी 100% एचपी होता तो डेफिनेटली यहाँ पे हाउंडूम हार जाता। अब अगर अगले एरर के बारे में बात करें तो इसको सुन के तो यहाँ पे तुम लोग मेरा खून ही कर दोगे, क्योंकि अगला एरर एक तरह से एक फैन फेवरेट पोकेमॉन के बारे में, या फिर तुम इसे ऐश का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन भी कह सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ असल में ग्रेनिंजा की। अब ग्रेनिंजा ऐश का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है। ऑन स्क्रीन यहाँ पे उसका सेकंड मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन है एंड लॉजिकली सबसे ताकतवर पोकेमॉन। बट डिस्पाइट दिस इसके साथ भी एक ऑन स्क्रीन एरर है ही, जो हुआ था XY सीरीज के 118th एपिसोड में, जिसका नाम था चैंपियनिंग रिसर्च बैटल, जिसमें यहाँ पे ऐश का ग्रेनिंजा डायंथाई गार्डिवोर से लड़ा था। अब बेस फॉर्म में जब तक यहाँ पे ग्रेनिंजा था तब तक ये बैटल सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही ग्रेनिंजा अपने बॉन्ड फिनोमेना में आता है तो लिटरली यहाँ पे वो डायंथाई गार्डिवोर को चीर के रख देता है। इवन मेगा इवॉल्व होने के बाद भी वो ग्रेनिंजा को मैच नहीं कर पाई थी, उसमें भी यहाँ पे ग्रेनिंजा ने उसे डोमिनेट कर दिया था। पर सच कहूँ तो ये सब भी पूरी तरह से प्लॉट आर्मर के कारण हुआ था, क्योंकि ग्रेनिंजा कभी भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि डायंथाई गार्डिवोर को इतनी आसानी से डोमिनेट कर पाए। यहाँ तक कि ग्रेनिंजा फाइनल्स में भी इतना ताकतवर नहीं हुआ था। अब इस पर काफी लोगों का कहना ये है कि भाई यहाँ पे तो डायंथाई गार्डिवोर को बेकार में ही ज्यादा ताकतवर समझता है। ग्रेनिंजा सच में उस समय बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था एंड डायंथाई गार्डिवोर उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना तू उसे समझता है। वेल, इस बात को साबित करने के लिए कि यहाँ पे ग्रेनिंजा सच में उस समय डायंथाई गार्डिवोर को इतनी आसानी से डोमिनेट नहीं कर सकता था, मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ है। अब यहाँ पे अगर तुमने XY सीरीज के सारे एपिसोड देखें तो तुम्हें पता ही होगा कि एक एपिसोड ऐसा था जिसमें ऐश का ग्रेनिंजा वल्फ्रिक के मेगा एबोमस्नो से लड़ा था। वो XY सीरीज का एपिसोड 122 था, जिसका नाम था रियल आइस ब्रेकर। उस एपिसोड में एक बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई थी कि ग्रेनिंजा अपने बॉन्ड फिनोमेना को मास्टर सिर्फ उसी एपिसोड में कर पाया था सबसे पहली बार। डायंथाई गार्डिवोर से लड़ने वक्त यहाँ पे उसने बॉन्ड फिनोमेना को एक्टिवेट तो किया था, लेकिन उसे मास्टर नहीं कर पाया था एंड उसकी पूरी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर पाया था। इन शॉर्ट, जो ग्रेनिंजा यहाँ पे वल्फ्रिक के मेगा एबोमस्नो से लड़ा था वो यहाँ पे उस वाले ग्रेनिंजा से ज्यादा ताकतवर था जो कि डायंथाई गार्डिवोर से लड़ा था। अब आधे ज्यादा लोग समझ ही गए होंगे कि ये असल में ऑन स्क्रीन एरर कैसे था। ग्रेनिंजा जब डायंथाई गार्डिवोर से लड़ा था तब वो बॉन्ड फिनोमेना की पूरी ताकत को यूज नहीं कर पाया था, मतलब कि उस समय वो उतना ट्रेंड नहीं था। लेकिन मेगा एबोमस्नो से लड़ते वक्त पूरी तरह से मास्टर कर चुका था अपने बॉन्ड फिनोमेना को, और उस समय यहाँ पे वो काफी ज्यादा ट्रेंड भी था। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जब ग्रेनिंजा कमजोर था तब यहाँ पे वो डायंथाई मेगा गार्डिवोर को बुरी तरह से डोमिनेट कर पाया था उस समय, जिस समय उसने बॉन्ड फिनोमेना को मास्टर भी नहीं किया था। लेकिन आगे चल के जब वो अपने बॉन्ड फिनोमेना को मास्टर कर लेता है तब मेगा एबोमस्नो, जो कि डायंथाई गार्डिवोर के सामने लिटरली कुछ भी नहीं है, उस पोकेमॉन से इतनी बुरी तरह से डोमिनेट हो जाता है। अब अगर सच में यहाँ पे चैंपियनिंग रिसर्च बैटल वाले एपिसोड में ग्रेनिंजा बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था तो इससे बस एक ही बात साबित होती है कि वल्फ्रिक का मेगा एबोमस्नो भी यहाँ पे डायंथाई के मेगा गार्डिवोर से ज्यादा ताकतवर है। मतलब इस ऑन स्क्रीन एरर के हिसाब से एक 8 जिम लीडर का एस पोकेमॉन चैंपियन के एस पोकेमॉन से ज्यादा ताकतवर है। अब तुम ही बताओ ये बात क्या सेंस बनाती है। सो हाँ, लॉजिकली देखा जाए तो ग्रेनिंजा का उस एपिसोड में इतना ज्यादा ताकतवर हो जाना कि वो डायंथाई के मेगा गार्डिवोर को इतनी आसानी से डोमिनेट कर पाए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि आगे चल के वो वल्फ्रिक के मेगा एबोमस्नो से काफी बुरी तरह से पिट गया था। वो बस उस एपिसोड में डोमिनेटिव इसलिए था क्योंकि उसके पास प्लॉट आर्मर था, वरना लॉजिकली यहाँ पे ग्रेनिंजा कभी भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता है। अब अगर अगले एरर के बारे में बात करूँ तो इसे सुन के तो तुम लोग मेरा गला घोंट दोगे, क्योंकि ये भी यहाँ पे ऐश के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन के ऊपर है। मैं बात कर रहा हूँ ऐश के चार्जार्ड की। अब अगर सही मायने में देखा जाए तो ऐश का चार्जार्ड मुझे यहाँ पे बेस फॉर्म में सबसे ताकतवर चार्जार्ड लगता था पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में, लेकिन जैसे ही मैंने ये ऑन स्क्रीन एरर पकड़ा है उसके बाद से यकीन मानो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची इस बात को एक्सेप्ट करने के बजाय कि लियोन का चार्जार्ड सच में फिलहाल के लिए तो यहाँ पे बेस फॉर्म में ऐश के चार्जार्ड से ज्यादा ताकतवर है। अब यहाँ पे गालियों की बरसात करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो कि असल में वो ऑन स्क्रीन एरर है क्या। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बेस फॉर्म में यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड लियोन के चार्जार्ड को हरा सकता है, लेकिन यूनोवा वाला, बस यूनोवा वाले चार्जार्ड में इतनी ताकत है कि वो बेस फॉर्म में लियोन के चार्जार्ड को हरा सके, क्योंकि ड्रैगनाइट के खिलाफ जो परफॉर्मेंस उसने दी है लिटरली वो कमाल की थी। लेकिन असल में यहाँ पे वो ड्रैगनाइट के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ प्लॉट आर्मर के कारण ही दे पाया था। लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे उस बैटल में एक बहुत बड़ा एरर भी था, एंड आई बेट ये वाला एरर तुम लोगों में से कोई भी नहीं पकड़ पाया होगा। ये असल में ड्रैगनाइट के ड्रैगन रश के ऊपर है। आई नो 6 महीने पहले यहाँ पे इस ड्रैगन रश को लेके मेरे कमेंट सेक्शन में लिटरली महाभारत छिड़ गई थी, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना था कि ड्रैगन रश सुपर पावरफुल है, तो काफ़ी लोगों का मानना था कि एक नॉर्मल ड्रैगन रश है, एंड काफ़ी लोगों का मानना था कि ये ड्रैगन रश असल में कमज़ोर ड्रैगन रश था। वेल, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मैटर ही नहीं करता कि ड्रैगन रश पावरफुल था या वीक था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चार्जार्ड ने इसे बिना डैमेज के सह लिया, एंड कोई पोकेमॉन किसी भी अटैक को बिना डैमेज के नहीं सह सकता अनटिल अनलेस उस अटैक से उसे इम्यूनिटी ना हो। लेजेंडरीज की बात अलग है, उनकी इंड्योरेंस एंड उनकी ड्यूरेबिलिटी अलग लेवल पर रहती है, लेकिन नॉन लेजेंडरीज में ऐसा केस बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। लिटरली मतलब जब ड्रैगनाइट ने यहाँ पे चार्जार्ड को ड्रैगन रश हिट किया तो उसकी 1% एचपी तक नहीं गिरा पाया था, मैक्सिमम उसकी आधी % एचपी जा सकती है। अब तुम खुद बताओ, क्या सच में यहाँ पे आयरिस का ड्रैगनाइट अपने ड्रैगन रश से ऐश की चार्जार्ड की बस आधी से 1% एचपी गिरा सकता है? भाई इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो लॉजिकली यहाँ पे आयरिस के ड्रैगनाइट को ऐश की चार्जार्ड की पूरी 100% एचपी गिराने के लिए 100 से 200 ड्रैगन रश लग जाएंगे। एंड ड्रैगन रश के कंपैरिजन में एक अटैक को ले लो, फॉर एग्जांपल मैं एलान की चार्जार्ड का ब्लास्ट बर्न लेता हूँ। ब्लास्ट बर्न यहाँ पे ड्रैगन रश से कितना ताकतवर हो सकता है?
मतलब 2 गुना 3 गुना। चलो मैं यहाँ पे अलान के चार्जार्ड के ब्लास्ट बर्न को आयरिस के ड्रैगनहेड के ड्रैगन रश से 20 गुना ज़्यादा ताकतवर कर देता हूँ, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं अलान के चार्जार्ड के ब्लास्ट बर्न को इतना ओवर रेट कर दूँ एंड इतना हाई लेवल पे लेके चल जाऊँ ना, तब भी यहाँ पे अलान का चार्जार्ड अपने एक ब्लास्ट बर्न से ऐश के चार्जार्ड की सिर्फ 10 से 20% एचपी ही कट आउट कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आयरिस का ड्रैगनहेड यहाँ पे ऐश के चार्जार्ड को 100 से 200 ड्रैगन रश में हराता है एंड अगर अलान के चार्जार्ड का ब्लास्ट बर्न 20 गुना ज़्यादा ताकतवर है, तब भी उसे ऑलमोस्ट 5 से 10 ब्लास्ट बर्न मारने पड़ेंगे ऐश के चार्जार्ड को, तब जाके वो हारेगा। अब खुद बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐश का चार्जार्ड इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है? लॉजिकली ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। चार्जार्ड ऐसा परफॉर्मेंस सिर्फ इसीलिए दे पाया क्योंकि उसके पास प्लॉट आर्मर था। इसीलिए फिलहाल के लिए देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे ऐश के चार्जार्ड को किसी से कंपैरिजन में ले सकते हैं तो बस उसी चार्जार्ड को ले सकते हैं जो कि आर्टिकुनो से लड़ा था, क्योंकि वही उसकी कंप्लीट पोटेंशियल है और ट्रू पोटेंशियल भी, आई मीन एक्चुअल पावर। क्योंकि यूनोवा में तो लिटरली यहाँ पे कभी उसे एक्सट्रीमली पावरफुल दिखा दिया जाता है तो कभी एक्सट्रीमली वीक। ना तो यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड इतना ताकतवर हो सकता है कि आयरिस के ड्रैगनहेड के ड्रैगन रश को इतनी आसानी से सहले, एंड ना ही वो इतना कमज़ोर हो सकता है कि लाइपाड एंड गोलर जैसे पोकेमॉन से पिट जाए। सो हाँ, पूरे यूनोवा की परफॉर्मेंस को एक खिचड़ी बना के रख दिया था पोकेमॉन कंपनी ने। हमें उसकी एक्चुअल पावर कभी देखने को मिली ही नहीं। कभी उसे बहुत ओवर रेट कर दिया गया तो कभी उसे बहुत अंडर रेट। इसलिए फिलहाल के लिए यहाँ पे हम बस उसी चार्जार्ड को ले सकते हैं जो कि यहाँ पे आर्टिकुनो से लड़ा था। एंड ऑनेस्टली वो चार्जार्ड इतना ताकतवर नहीं है कि लियोन के चार्जार्ड को बेस फॉर्म में हरा सके, क्योंकि लियोन का चार्जार्ड पहले ही यहाँ पे बेस फॉर्म में ही इटर्नेटस जैसे पोकेमॉन को डोमिनेट कर चुका है। सो हाँ, मानो या ना मानो, बट लॉजिकली देखा जाए तो हाँ, लॉजिकली यहाँ पे लियोन का चार्जार्ड ही बेस फॉर्म में सबसे ताकतवर चार्जार्ड है। सो अब अगर मैं लास्ट ऑन स्क्रीन एरर के बारे में बात करूँ जो कि इस लिस्ट में अपनी जगह नंबर 1 पे बना पाया है, तो वो यहाँ पे दोबारा से अलान के चार्जार्ड के साथ ही हुआ था। सो हाँ, अलान का चार्जार्ड एक बार फिर से इस लिस्ट में आता है सेकंड टाइम, लेकिन इस बार नंबर 1 की पोजीशन पे। ताकतवर होने के कारण नहीं, ऑन स्क्रीन एरर्स की वजह से सबसे ओवररेटेड होने के कारण। क्योंकि लिटरली ऑन स्क्रीन एरर्स के हिसाब से देखें तो अलान के चार्जार्ड से ज़्यादा ओवररेटेड पोकेमॉन तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। एंड अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में अगर ये ओवररेट हुआ है ऑन स्क्रीन एरर्स के कारण तो वह है इसकी ड्यूरेबिलिटी। आई मीन ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो लिटरली इसे लेजेंडरीज के लेवल का दिखा दिया गया है। मतलब तुम खुद सोचो, ये ज़ायगार्ड का लैंड्स रैथ सह लेता है एंड इसकी 40% एचपी तक कटआउट नहीं होती है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? उस एपिसोड में यहाँ पे ज़ायगार्ड ने ड्रैगन पल्स भी हिट किया था। अब तुम यहाँ पे एक बार उस ड्रैगन पल्स को सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयस के ड्रैगन पल्स से कंपेयर करके देखना। मतलब लिटरली ज़ायगार्ड का ड्रैगन पल्स सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयस के ड्रैगन पल्स के मुकाबले लगभग 10 से 20 गुना ज़्यादा ताकतवर था। अलान का चार्जार्ड सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयस के ड्रैगन पल्स में ही हार गया तो इस ड्रैगन पल्स के सामने टिकने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि ज़ायगार्ड ने ड्रैगन पल्स से भी ज़्यादा ताकतवर मूव, अपना सिग्नेचर मूव लैंड्स रैथ इस्तेमाल किया था, लेकिन तब भी चार्जार्ड नहीं हारा। अब ये मत कहना कि ड्रैगन पल्स पे सुपर इफेक्टिव था, क्योंकि लैंड्स रैथ भी इस पे सुपर इफेक्टिव है और तो और ये पहली एक एक्सट्रीम स्पीड खा चुका था। सो हाँ, इसके बाद यहाँ पे लैंड्स रैथ को सहने के जो ना के बराबर चांसेस थे वो भी चले जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने यहाँ पे प्राइमल ग्राउडॉन का प्रेसिपाइस ब्लेड तक खुद पे ले लिया था। अब सही मायने में देखा जाए तो उस मैच में ये नॉकआउट हो गया था, लेकिन काफ़ी लोगों का मानना है कि ये अपने मेगा फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया था, इसलिए वो नहीं हारा था। भाई एक बार बैटल ध्यान से देखो, उस बैटल में यहाँ पे लिटरली चार्जार्ड की पूंछ की आग बुझने वाली थी। मतलब एक तरह से वो मरने की हालत में आ गया था। एंड ऐसा ही कुछ यहाँ पे मेगा रिक्विजा के ड्रैगन असेंट में भी हुआ है, जहाँ पर वो मेगा रिक्विजा के ड्रैगन असेंट से हार तो गया था लेकिन नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया था, इसलिए यहाँ पे काफ़ी लोगों को लगता है कि उसने ड्रैगन असेंट भी सह लिया था। एंड चलो अगर हम ये सारी बातें ही मान ले कि यहाँ पे उसने लैंड्स रैथ, ड्रैगन असेंट एंड प्रेसिपाइस ब्लेड को सह लिया था, तब भी मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 2 में तो उसने यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की सारी हदें ही पार कर दी थी, जहाँ पर उसने स्टीवन के मेगा मेटाक्रॉस का मीटियोर मैच काफ़ी आसानी से सह लिया था। आई मीन बिना किसी डैमेज के, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ऐश के चार्जार्ड ने ड्रैगन रश को सहा था, वैसे ही यहाँ पे इसने स्टीवन के मेगा मेटाक्रॉस के मीटियोर मैच को सह लिया था। मीटियोर मैच से मैक्सिमम उसकी बस 1% एचपी ही गई होगी। तो भाई खुद सोचो, इस तरह से तो यहाँ पे स्टीवन के मेगा मेटाक्रॉस को 100 मीटियोर मैच मारने पड़ेंगे तब जाके यहाँ पे अलान का चार्जार्ड हारेगा। इतने में तो रेक्विजा ही मर जाए। ऐसे घंटा यहाँ पे स्टीवन चैंपियन है हो इनका। सो हाँ, देखा जाए तो यहाँ पे इन सारे सीन्स में ड्यूरेबिलिटी के मामले में लिटरली इसे काफ़ी ओवररेट कर दिया गया था। अटैक पावर में देखा जाए तो हाँ, इसे सही ही दिखाया गया है, क्योंकि अटैक पावर में पहले यहाँ पे अपने ड्रैगन क्लॉ से पूरी जंगल को हिला चुका है, प्रेसिपाइस ब्लेड को काट चुका है एंड यहाँ पे ज़ायगार्ड को भी एक तरह से एक ही ड्रैगन क्लॉ से नीचे गिरा चुका है। सो हाँ, अटैक पावर में तो इसे ऑलमोस्ट सही दिखाया गया था, पर ड्यूरेबिलिटी के मामले में सच में इसे काफ़ी ओवररेट कर दिया गया था। हाँ, अभी भी ये पूरे एनिमे का सबसे ड्यूरेबल पोकेमॉन है, क्योंकि स्टिल यहाँ पे इसने ऐसे काफ़ी सारे अटैक्स खुद पे सहे हैं जो कि कोई और पोकेमॉन शायद नहीं सह सकता, लेकिन उन सारे सीन्स में सच में काफ़ी ओवररेट हो गया है। सो हाँ गाइस, यही थे कुछ ओवररेटेड पोकेमॉन्स ऑन स्क्रीन एरर्स के कारण। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सब कुछ पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि अपने चैनल के लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।